Hello everyone, good afternoon and welcome back to my channel. I am Pooja और आज हम बात करेंगे 19 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। आज वही दिन है जब गोवा इंडियन टेरिटरी का मतलब भारत का एक हिस्सा बना था और यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था गोवा को। आज हम सेलिब्रेट करते हैं गोवा लिबरेशन डे। अगर आपको याद होगा तो बहुत लंबे समय तक मतलब आज़ादी के 14 साल बाद तक पोर्चुगल्स ने गोवा पे रूल किया है। तो इसके लिए हमारी आर्मी के द्वारा कई ऑपरेशन रन किए गए थे और गोवा को एज अ यूनियन टेरिटरी भारत में शामिल किया गया था। तो 19 दिसंबर को हम गोवा लिबरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था और ऑपरेशन विजय जब लॉन्च हुआ था तो उसके बाद दमन एंड दीव एंड गोवा को इंडियन मेनलैंड का पार्ट बनाया था। गोवा दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं तो 1987 तक कंटिन्यूअसली गोवा भारत की एक यूनियन टेरिटरी रहा, लेकिन बाद में फिर हमको समझ में आया कि इसे स्टेटहुड मतलब राज्य का दर्जा देना चाहिए। तो 25th नंबर का स्टेट गोवा बनाया गया था 1987 में। ठीक है। 30 मई को हम स्टेटहुड डे ऑफ गोवा सेलिब्रेट करते हैं। तो आज क्या है? गोवा लिबरेशन डे है। चलिए, ये तो हो गई आज की बातें। आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारे क्या क्या हैं तो समझिएगा। सबसे पहले तो आज हमें बात करनी है एनपीएस स्कीम के बारे में। हमारे देश में जो एनपीएस है, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम जो है, उसके अंदर काफी चेंजेस किए गए हैं स्पेशली फॉर प्राइवेट सब्सक्राइबर। क्योंकि एनपीएस स्कीम को गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी ज्वाइन करते हैं और प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं वो भी ज्वाइन करते हैं। तो क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, हम उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा हम आज स्टैच्यू मैन ऑफ इंडिया के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जिनकी डेथ हो गई है। उन्हें कौन कौन से प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले थे, कौन कौन से आइकॉनिक स्टैच्यूज उन्होंने तैयार किए हैं, हम वो देखने वाले हैं। इसके अलावा आज हमें बात करनी है ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स के साथ साथ आज हमें बात करनी है अरुण 3 जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर जो अमेरिका और भारत की डील साइन हुई थी, तो फाइनली सारे के सारे अपाचे हेलीकॉप्टर भारत में आ चुके हैं, उस पर हमें बात करनी है। मतलब काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। और एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन विथ फर्स्ट न्यूज, इंडियाज ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026। देखिएगा, अब यहाँ पे बात हो रही है ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी होती है वो रोटेशन बेसिस पे होती है। ठीक है। ब्राजील के पास ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी थी और अब ये इंडिया के पास आ रही है। कोई इलेक्शन नहीं होता, कोई वोटिंग नहीं होती, बट बस वही आपका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ठीक है, उस ऑर्डर में ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट होती रहती है। और किसी भी कंट्री के पास जब ब्रिक्स की चेयरमैनशिप जाती है तो वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होती है। तो यहाँ पे ब्राजील ने रिसेंटली ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है वो हैंड ओवर कर दी है इंडिया को। मतलब 2026 में ब्रिक्स की सभी मीटिंग्स भारत में होंगी। ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी अब इंडिया के पास आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। अगर हम ब्रिक्स की कहानी समझते हैं तो ब्रिक्स का जो फॉर्मेशन था, मतलब ब्रिक कंट्री की फॉरेन मिनिस्टर्स की जो पहली मीटिंग हुई थी वो 2006 में हुई थी और ब्रिक्स समिट की स्टार्टिंग 2009 में हुई थी। पहले ये ब्रिक था, बाद में साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन कर लिया तो इसे हम ब्रिक्स कहते हैं 2011 में। इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, जहां पर प्रेसिडेंसी होती है वहां पर मीटिंग होती है। लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर एक बैंक बनाया है। ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर एक बैंक बनाया है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर आपको संघाई चाइना में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के अलावा इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया भी आपको ब्रिक्स के मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक। नाउ बात करते हैं एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन के बारे में। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। इसका सेकेंड एडिशन स्टार्ट हो चुका है और होस्ट कंट्री आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आबू धाबी देखने को मिल जाएगी। इंडिया की तरफ से यहाँ पे 45 पर्सनल फ्रॉम द बटालियन ऑफ
मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आपसे ये कोई नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन किन दो देशों के बीच में होती है, तो इंडिया एंड यूएई के बीच में होती है। सेकेंड एडिशन है, होस्ट कंट्री यूएई आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे। उसके पहले जो नए विद्यार्थी हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि डेली करंट अफेयर्स होते हैं हमारे 12 बजे होते हैं, और आपके सभी एग्जाम्स को यहाँ पे केटर किया जाता है, चाहे वो रेलवे है, एसएससी, बैंकिंग, आपके स्टेट एग्जाम, केवीएस का एग्जाम है ना, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है इक्वली। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, एंड टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं आप लोगों के, थैंक यू सो मच। यहाँ यहाँ पे जो बूस्टर मैगजीन है, यहाँ से आपको 100% एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप चाहो तो अभी जो बच्चे एग्जाम में अपियर हुए हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो ये जो बुकलेट है इसमें आपको जुलाई से लेकर दिसंबर तक के 1500 प्लस एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। सिमिलर काइंड ऑफ मैगजीन जनवरी से लेकर जून मंथ तक की अवेलेबल है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। 1 साल की वैधता है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, प्रिंट आउट लिया जा सकता है, और अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को। तो भारत सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को अप्रूव कर दिया है, और इसके लिए जो बजट है वो 20,000 करोड़ रुपए का बजट है, 20,000 करोड़ रुपीस का बजट है। इसमें इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हम इंडिजीनियस तरीके से भारत में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर तैयार करेंगे। 5 रिएक्टर तैयार किए जाएंगे, कब तक? 2033 तक, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट है। आपके दिमाग में पहला प्रश्न आना चाहिए, ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होते हैं? देखिए, दो प्रकार के रिएक्टर हैं। एक तो वो रिएक्टर जो बड़ी बड़ी जमीन पे बड़े बड़े रिएक्टर बन रहे हैं, उनका कंस्ट्रक्शन वहीं पे किया जा रहा है। लेकिन जो छोटे रिएक्टर है उनको आपने किसी प्लांट में, किसी फैक्ट्री में तैयार किया, और उनका मतलब उनको इजिली ले जाना इजी होता है, तो आपने एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में उनको इजिली शिफ्ट कर लिया, और इनकी जनरेशन कैपेसिटी भी कम होती है। हम डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल न्यूज पे फोकस करते हैं। गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड पार्लियामेंट दैट इंडिया विल operational at least 5 indigenously designed small modular reactor by the 2033 अंडर द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट है। यूनियन बजट 2025-26 में इसका अनाउंसमेंट है। ठीक है, अब इसमें हमारा टारगेट क्या है कि हमें 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। वर्तमान में हम केवल 8 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं, इनका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो 300 मेगावाट का होता है, और ये 7.2 मिलियन किलोवाट आवर पर डे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। जबकि जो लार्ज साइज के न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ये 1000 मेगावाट तक के होते हैं। जबकि छोटे वाले कितने हैं? 300 मेगावाट के आपको देखने को मिलेंगे। स्मॉल होते हैं साइज के एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, मॉड्यूलर का मतलब है कि फैक्ट्री में इनके कंपोनेंट को बिल्ड किया जा सकता है और इजीली कहीं पे जाके इनको असेंबल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं पतंजलि यूनिवर्सिटी के बारे में। पहले यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर ले, फिर कहानी को समझेंगे। पतंजलि यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2006 में हरिद्वार में। ठीक है, बाबा स्वामी रामदेव बाबा जी हो गए और आचार्य बालकृष्ण, इनके द्वारा पतंजलि यूनिवर्सिटी की स्थापना 2006 में हरिद्वार में की गई थी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, पतंजलि यूनिवर्सिटी है तो योगा पे, एंशियंट नॉलेज पे, डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा पे काम करती होगी, आयुर्वेदा पे रिसर्च करती होगी। ठीक है, अभी तक इन्होंने 33 एमओयू साइन कर चुके हैं। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ और हमारे मिशन के साथ। कौन सा मिशन? यहाँ पे बात हो रही है ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत। ज्ञान भारतम मिशन के अंदर इन्होंने 50,000 से ज्यादा एंशियंट टेक्स्ट को डिजिटल किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं ज्ञान भारतम मिशन, तो यूनियन बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन को अनाउंस किया गया था। इस मिशन के अंदर हमारे देश के जो भी एंशियंट टेक्स्ट हैं, एंशियंट लिटरेचर हैं, उन्हें हमें प्रिजर्व करना है, उन्हें हमें डिजिटल करना है, जिससे हम मॉडर्न और ट्रेडिशनल नॉलेज को कनेक्ट कर पाए। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये प्रोग्राम है ज्ञान भारतम मिशन। बातें क्लियर है? अब आते हैं करंट अफेयर्स में। पतंजलि यूनिवर्सिटी बिकम इंडियाज फर्स्ट योगा आयुर्वेदा क्लस्टर सेंटर।
तो हरिद्वार उत्तराखंड में जो पतंजलि यूनिवर्सिटी है वो भारत की पहली योगा एंड आयुर्वेदा फोकस्ड क्लस्टर सेंटर बन चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत। यहाँ पे रिसर्च वर्क भी की जाएगी, इंस्टीट्यूशनल मेंटोरिंग का काम किया जाएगा और इंडिया के नॉलेज सिस्टम को इन्हांस करने का काम यहाँ पे किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कुनार रिवर। अब देखिएगा कुनार रिवर से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि आपका स्टैटिक भी है और एक इंटरनेशनल इशू है, क्योंकि कुनार रिवर इंडिया और कुनार रिवर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ट्रांस बॉर्डर रिवर है, मतलब दोनों देशों की सीमाएं बनाने का काम कुनार रिवर करती है। इसकी अगर लोकेशन आप समझोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द कुनार रिवर, यहाँ पे जो फ्लो हो रही है दिस इज द कुनार रिवर। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगी। अब न्यूज में क्यों है, क्योंकि अफगानिस्तान ने डिसाइड किया है, आप अफगानिस्तान की जो तालिबान अथॉरिटी है उन्होंने डिसाइड किया है कि कुनार रिवर, इसके पानी को डाइवर्ट किया जाएगा, इसके पानी को मोड़ दिया जाएगा और पानी को मोड़कर यहाँ एक डैम है जिसका नाम है दरुंता डैम, दरुंता डैम तक पानी को पहुंचाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो पानी कुनार रिवर का पाकिस्तान में जाता है उसकी स्ट्रीम पे असर होगा, पानी की जो कह सकते हो कि फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, मैटर क्या है। तो तालिबान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कुनार रिवर, जिसको पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं, तो कुनार रिवर को पाकिस्तान में चित्रल रिवर के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान में कुनार रिवर को चित्रल रिवर के नाम से जानते हैं और इस नदी के पानी को डाइवर्ट करके पहुंचाया जाएगा दरुंता डैम में, जिसके कारण इसका जो फ्लो है पाकिस्तान में वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा मैटर आपको देखने को मिल रहा है। कुनार रिवर को पाकिस्तान में चित्रल रिवर के नाम से जानते हैं और ये एक हिमालयन रिवर है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर आपको देखने को मिल जाएगी। हिंदू कुश माउंटेन का जो चिंतियार ग्लेशियर है वहां से ये नदी निकलती है। ठीक है, ये नदी पाकिस्तान से निकलती है, इस बात को समझिएगा। नदी कहाँ से निकलती है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से निकलती है, पाकिस्तान के बाद ये कहाँ पहुंच जाती है, अफगानिस्तान में। तो पाकिस्तान में इसका नाम था चित्रल रिवर, अफगानिस्तान में इसी को हम कुनार रिवर के नाम से जानते हैं। कुनार रिवर फिर मर्ज हो जाती है काबुल नदी के साथ, मतलब कुनार रिवर काबुल नदी की एक ट्रिब्यूटरी, एक सहायक नदी आपको देखने को मिलेगी और काबुल नदी फिर इंडस नदी मतलब सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। बात समझ में आ रही है, तो कुनार रिवर मिलती है काबुल से, काबुल मिलती है इंडस से, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड देन पाकिस्तान से ये होती हुई गुजरती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। इन्होंने 846 मिलियन डॉलर का लोन सैंक्शन किया है भारत में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड 846 मिलियन डॉलर लोन विच इज अप्रोक्सीमेटली 7,000 करोड़ रुपीज टू इंडिया टू बूस्ट स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी। किसके अंतर्गत, जो पीएम सेतु स्कीम है उसके अंतर्गत ये लोन सैंक्शन किया गया है। पीएम सेतु मतलब आपका प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज, मतलब इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा, इस पैसे का इस्तेमाल जो आईटीआई है 650 आईटीआई को मॉडर्नाइज करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, जब ये आईटीआई मॉडर्नाइज होंगी तो स्किल डेवलपमेंट इंप्रूव होगा, बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग मिल सकेगी और जब बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी तो उनको अच्छी नौकरियां मिलेंगी। मतलब इस पैसे का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने में, ट्रेनिंग इक्विपमेंट के लिए किया जाएगा। क्लियर है, इसके अंदर 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी स्टेब्लिश किया जाएगा एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और यहाँ पे रिजल्ट बेस्ड फंडिंग है, जिसका रिजल्ट आईटीआई का जितना अच्छा है उस हिसाब से इसको फंडिंग मिलेगी और इसकी फंडिंग वर्ल्ड बैंक भी कर रहा है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पे को फाइनेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मैत्री 2 के बारे में। ठीक है, अब आप लोग ने गंगोत्री, भारती, मैत्री, मैत्री 1, मैत्री 2 के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बताती हूँ। देखिएगा, ये सब क्या है, अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन है भारत के। अलग अलग देशों के रिसर्च स्टेशन आपको अंटार्कटिका में देखने को मिलेंगे और भारत के भी मिलेंगे। ठीक है, भारत का जो मैत्री 1 है ये 1989 में ऑपरेशन शुरू किया था इसने अंटार्कटिका में, जो कि एक ऑल वेदर फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब मैत्री 2 को लॉन्च करने की तैयारी हो रही है, मैत्री 2 को 2032 तक लॉन्च किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। तो मैत्री 2 जो है वो मैत्री 1 को रिप्लेस करने का काम करेगा।
इंडिया का जो अंटार्कटिक प्रोग्राम है वो 1981 में शुरू हुआ था। इसके अंदर पहला जो हमने रिसर्च स्टेशन बनाया था वो दक्षिण गंगोत्री था। दक्षिण गंगोत्री के बाद हमने मैत्री बनाया, भारती बनाया, और अब हम मैत्री 2 बना रहे हैं। मैत्री 2 के लिए 2000 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया गया है फंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। ठीक है, कब तक बनेगा? 2032 तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया ने लॉन्च किया है ध्रुव V64, सॉरी ध्रुव 64। अब ये क्या है? तो ध्रुव 64 बिट का एक माइक्रो प्रोसेसर है जो भारत में निर्मित है, मतलब इंडिजीनियसली डेवलप्ड माइक्रो प्रोसेसर है। अगर आपसे पूछा जाए ध्रुव क्या है तो आप बता देना ध्रुव 64 एक 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है जो कि 1 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और हमारे देश का पहला फुली पूरे तरीके से भारत में निर्मित डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। इसको तैयार किसने किया है? सीडेक ने, मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा इसे तैयार किया गया है अंडर द माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और इसको सपोर्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 1 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है, 64 बिट का प्रोसेसर है, मतलब मल्टीटास्किंग है, हायर इफिशियंसी आपको देखने को इसकी मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्स एचडीएफसी बैंक ग्रुप। अब ये जो एचडीएफसी बैंक ग्रुप है इसमें कई सारे कंपनीज आती हैं, जैसे कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, एचडीएफसी सिक्योरिटी लिमिटेड, मतलब ये सभी कंपनीज से मिलकर एचडीएफसी ग्रुप बनता है। ठीक है, तो एचडीएफसी ग्रुप को आरबीआई ने अप्रूवल दिया है कि वो अप टू 9.5% तक के स्टेक्स को एक्वायर कर सकता है। कहां पर? इंडसइंड बैंक के। तो इंडसइंड बैंक के 9.5% तक के स्टेक को एक्वायर करने की अप्रूवल आरबीआई ने दे दी है एचडीएफसी बैंक को। ठीक है, अंडर द आरबीआई कमर्शियल बैंक एक्विजिशन एंड होल्डिंग ऑफ शेयर और वोटिंग राइट्स डायरेक्शन 2025। ये वैलिडिटी 1 साल के लिए है, 15 दिसंबर 2025 से 14 दिसंबर 2026 तक। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में। अब यहाँ पे आपके जो पेंशन के नियम है, आपका जो इन्वेस्टमेंट के नियम है, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। अपडेटेड इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट पेंशन फंड। तो हमारे देश में जो गवर्नमेंट पेंशन फंड है, जैसे कि यूपीएस है, एनपीएस है, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन फंड, ये सभी आपके गवर्नमेंट पेंशन फंड है। अब इनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट को चेंज किया है और एक नई गाइडलाइंस पब्लिश की गई है। किसने पब्लिश की है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। ये जो स्लाइड दिख रही है, दिस इज ओनली फॉर द बैंकिंग एस्पिरेंट। एसएससी वालों को पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना डीप क्वेश्चन केवल बैंक्स में पूछा जाता है, एसएससी में नहीं। ठीक है, क्या बोला है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आप अप टू 65% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट में 45% तक, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट में 10%, इक्विटी एक्सपोजर में 25% का कैप है, और जो असेट बैक्ड फंड है, मतलब आपका जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वगैरह है, उस पर मैक्सिमम 5% तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अंडर द एनपीएस, यूपीएस एंड अटल पेंशन योजना। तो ये गाइडलाइंस इशू की हैं। अब ध्यान से समझने की जरूरत सभी को है, देखिएगा मैं आराम से समझाऊंगी, सारी बातों को हम अच्छे से समझेंगे। आप सभी ने एनपीएस के बारे में सुना होगा, नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है, ये एक वॉलेंट्री रिटायरमेंट प्लान है। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों एम्प्लॉय इसे ज्वाइन करते हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय भी इसे ज्वाइन करते हैं। इसे मेंटेन और मैनेज करने का काम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अभी तक के रूल समझते हैं। अभी क्या रूल कहता है कि एनपीएस के जो भी सब्सक्राइबर होंगे, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, मतलब चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या आपकी प्राइवेट नौकरी में हो, तो कोई भी एनपीएस का सब्सक्राइबर होता है, जब जब उसका रिटायरमेंट आता है, ठीक है, तो वो उसने जो भी पैसा जमा किया है, मान लेते हैं 10 लाख रुपए उसने जमा किया है, तो इसका 60% आप लमसम अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, और 40% क्या होगा? आपकी पेंशन बनेगी, मतलब एन्युटी में जाएगा। अभी तक का ये रूल है। रूल समझ में आया? एनपीएस का जो बेसिक रूल है कि कोई भी सब्सक्राइबर जो एनपीएस का है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो अपना टोटल जो उसने कॉर्पस इकट्ठा किया है उसका 60% लमसम विड्रॉ कर सकता है। मतलब अगर 10 लाख जमा किया है तो 6 लाख रुपए इकट्ठा वो निकाल लेगा, और 4 लाख रुपए मतलब जो 40% है वो एन्युटी में जाएगा, मतलब जिसकी मंथली पेंशन बनेगी। अभी तक का ये बेसिक रूल है, और ये रूल जो है अब केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है।
यहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए रूल को चेंज किया है। क्या कहा है कि जो प्राइवेट एम्प्लॉय है वो अप टू 80% लमसम अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं और केवल आप 20% एन्युटी में डाल सकते हो। ये आपकी चॉइस है, आप ये वाला भी कर सकते हो, आप ये वाला भी कर सकते हो। ठीक है, तो अंडर द रिवाइज नॉर्म नॉन गवर्नमेंट एनपीएस सब्सक्राइबर कैन नाउ विड्रॉ अप टू द 80% ऑफ देयर पेंशन कॉर्पस। पहले ये 60% था, इसको अब 80% कर दिया है। ये केवल और केवल यहाँ पे मेंशन किया गया है, बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एनपीएस सब्सक्राइबर अलाउड टू विड्रॉ 60% ऑफ देयर कॉर्पस और 40% एन्युटी में जाता है। ये पुराना रूल है, लेकिन नए रूल में ये चेंजेस किए गए हैं कि जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो 80% तक लमसम विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे, सरकारी एम्प्लॉय के लिए चेंजेस नहीं किए गए हैं। क्या बोला है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसका जो कॉर्पस है 12 लाख रुपए से ज्यादा है, उस केस में आप 80% लमसम विड्रॉ कर लो और 20% एन्युटी में डाल दो। ये बात यहाँ पर मेंशन की है। बात समझ में आ रही है? अब आप सोचेंगे अगर 12 लाख से कम है तो उसके लिए क्या है, तो 12 लाख से कम है तो उसके लिए भी चेंजेस है। अगर आपका कॉर्पस 8 लाख या उससे ज्यादा है तो सब्सक्राइबर अपने पूरे पैसे को यहाँ पर लमसम अमाउंट को पूरे का पूरा 8 लाख निकाल सकता है। कोई भी एन्युटी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है अगर वो निकालना चाहता है। बात समझ में आई? देखिए, पहला रूल कहता है अगर आपका कॉर्पस, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपका कॉर्पस अगर 12 लाख है तो आप 80% पैसा लमसम निकाल सकते हो। 12 लाख से ज्यादा है तो आप 80% पैसा लमसम निकाल लो और 20% एन्युटी में डाल दो। अगर आपका कॉर्पस 8 लाख या 8 लाख रुपए से कम है तो आप पूरा का पूरा 8 लाख रुपए निकाल सकते हो, आपको कोई भी एन्युटी देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पैसा 8 लाख से 12 लाख के बीच में है तो आप 6 लाख रुपए तक का विड्रॉ कर सकते हो, रिमेनिंग आपको एन्युटी में डालना पड़ेगा। ये चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। बात समझ में आई है? और क्या बोला है, अब यहाँ पे जो एग्जिट और इन्वेस्टमेंट एज लिमिट है वो भी चेंजेस की है। पहले था कि 70 साल तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अब इन्होंने कहा नहीं, 70 साल नहीं, आप 85 ईयर्स तक, 85 साल तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन द एनपीएस। ठीक है, अगर एग्जिट के रूल देखते हैं तो अगर आपने एनपीएस ज्वाइन किया है तो आप 15 साल के बाद एग्जिट कर सकते हो, या आप 60 साल के हो गए हो तब एग्जिट कर सकते हो, आप अपने रिटायरमेंट पे एग्जिट कर सकते हो। है ना, तो ये आपके एग्जिट रूल आपको देखने को मिल जाएंगे कि एग्जिट कब कब किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, उस केस में क्या होगा? ठीक है, अगर कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है तब क्या होगा, तो अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उसमें उसका जो भी नॉमिनी होगा या जो लीगल हेयर होगा उसको पेंशन और लमसम विड्रॉ करने की परमिशन होगी। अगर कोई सब्सक्राइबर है जो मिसिंग हो गया, उसकी जानकारी मिल ही नहीं रही, गुम गया, गुमशुदा की तलाश हो गई, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 20% कॉर्पस रिलीज कर दिया जाएगा इमीडिएटली नॉमिनी को। और फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, है ना, जब तक हमको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता या जो मिसिंग पर्सन है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं हो जाती है, उसके बाद रिमेनिंग पैसा दिया जाएगा अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। स्पेशल प्रोविजंस है, क्या प्रोविजन है, प्री मैच्योर एग्जिट की बात यहाँ पे की गई है। अगर आप प्री मैच्योर एग्जिट लेते हो तो 80% जो आपका कॉर्पस है वो आप एन्युटी में डालोगे और केवल 20% आपको लमसम मिलेगा। मतलब मैंने एनपीएस ज्वाइन किया, या तो एनपीएस को मैं 60 साल से पहले छोड़ रही हूँ, रिटायरमेंट से पहले छोड़ रही हूँ, या 15 साल से पहले छोड़ रही हूँ, मतलब प्री एग्जिट कर रही हूँ, प्री मैच्योर एग्जिट, तो उस केस में मुझे जो कॉर्पस मिलेगा वो केवल 20% लमसम मिलेगा, 80% मेरा कहाँ पे चला जाएगा, मेरी पेंशन में, एन्युटी में चला जाएगा। ठीक है, अगर आपका टोटल पेंशन 5 लाख रुपए से कम है तो आप कंप्लीटली विड्रॉ कर सकते हो। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। क्लियर है? और कोई व्यक्ति अगर फिजिकली डिसेबल हो गया है, 75% तक डिसेबिलिटी उसको आ चुकी है, मेडिकल सर्टिफिकेशन आपने लगा दिया है, सर्जन से सर्टिफिकेट लगा दिया है, तो उस केस में आपको अमाउंट मिल जाएगा। ठीक, तो ये चेंजेस यहाँ पे रिसेंटली किए गए हैं। ना बात करते हैं सेबी के बारे में। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। किसे अप्रूवल दिया है? एनसीडीईएक्स को, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड को। किस लिए? फॉर लॉन्च ऑफ म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म। अब आप लोग जो म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं और बेचते हैं तो ट्रांजेक्शन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, किसके द्वारा? एनसीडीईएक्स के द्वारा। और इसको अप्रूवल किसने दिया है? सेबी ने। ठीक है, तो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड
receive in principle approval from the Security and Exchange Board of India to launch mutual fund transformation या फिर mutual fund transaction platform। ठीक है, इसमें आप म्यूचुअल फंड्स को बाय एंड सेल कर सकते हो अगर वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। इजिली एक्सेस होगा, इन्वेस्टर्स को एक्सेस करने में, ट्रांजेक्शन्स करने में आसानी होगी। नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड एक होली ओन सब्सिडरी है एनसीडीईएक्स की, जो कि क्लियरिंग एंड सेटलमेंट करने का काम करेगा म्यूचुअल फंड्स के। नेक्स्ट बात करते हैं एक जाने माने डिजाइनर, एक मूर्तिकार जिनका नाम है राम बांजी सुतार। ठीक है, डिजाइनर है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व का सबसे बड़ा टॉलेस्ट स्टैच्यू है जिसकी हाइट 182 मीटर की है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू आपको देखने को मिलेगा। इसके डिजाइनर रहे हैं राम सुतार जी, जिनका निधन हो चुका है। राम सुतार जी का जन्म महाराष्ट्र के डुले डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन आर्ट एंड कल्चर में, इसलिए इन्हें पद्मश्री 1999 में मिला, पद्म भूषण 2016 में मिला और महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2025 में दिया गया है। इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अलावा जो कैंपेगौड़ा स्टैच्यू है बेंगलुरु में इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, वो भी तैयार की है। महात्मा गांधी जी और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का भी जो स्टैच्यू है पार्लियामेंट की बिल्डिंग में प्रमाइसेस में, वो भी इनके द्वारा तैयार किया गया है। ठीक, ना बात करते हैं चन्ना बोई के बारे में। चन्ना बोई क्या है? चन्ना बोई एक मछली है जो कि देखी गई है मेघालय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये है चन्ना बोई, एक नई स्नेक हेड फिश है जिसको डिस्कवर किया गया है मेघालय में, मेघालय के राई बोई डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए इसका नाम चन्ना बोई है। बोई कम्युनिटी जो कि खासी ट्राइब, मतलब बोई कम्युनिटी जो है वन ऑफ द खासी ट्राइब है, पाई जाती है मेघालय में, उसके नाम पे इसका नाम चन्ना बोई रखा गया है। ठीक, नाउ बात करते हैं अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। कहाँ पर है ये? नेपाल में है। नेपाल में अरुण नदी पर, नेपाल में अरुण नदी पर, अरुण नदी जो कि सहायक नदी किसकी है? कोशी की। अरुण नदी जो कि सहायक नदी किसकी है? कोशी की। तो अरुण नदी पे आपको अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देखने को मिलता है नेपाल में। इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो इसकी कैपेसिटी आपको 900 मेगावाट की देखने को मिल जाएगी। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड एक ज्वाइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है भूपेंद्र जी, उन्होंने रिसेंटली अरुण 3 प्रोजेक्ट को विजिट करने का काम किया था। नेक्स्ट है AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर किस कंट्री के द्वारा तैयार किया गया है? तो हम सभी को पता है कि अपाचे हेलीकॉप्टर तैयार किया है अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा 2020 में, 2020 में $600 मिलियन की डील साइन हुई थी इंडिया और अमेरिका के बीच में। ये डील 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की थी। पहले 3 अपाचे हेलीकॉप्टर रिसीव हो चुके थे, बच गए थे 3। तो बचे हुए जो 3 अपाचे हेलीकॉप्टर है, इनकी डिलीवरी हो चुकी है। कहां पर? जोधपुर राजस्थान में। तो इस तरीके से पूरे 6 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को मिल चुके हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर को तैयार करने का काम, इसको डेवलप करने का काम अमेरिका के द्वारा किया गया है। ठीक, अंत में आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, नारफू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? रिसेंटली जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने चिंता जताई है कि लगातार जो यहाँ पे सीमेंट और अदर जो माइनिंग्स हो रही हैं, जिसके कारण ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रॉय हो रही है। इसलिए आपको नारफू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में देखने को मिलेगी। आपको बताना है किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम या फिर मेघालय। जो भी सही आंसर होगा कमेंट में बताना, सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर बताऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।